तो आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसी कंपनी की बात कर रहे हैं जिसने मतलब सबको थोड़ा हैरान कर दिया है। ये जानकर आपको अचरज होगा कि सिर्फ ब्लूप्रिंट जो नक्शा बनाने वाली एक कंपनी ने एक ही साल में अपना प्रॉफिट 138% बढ़ा लिया है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा जंप है। बिल्कुल। और ये चमत्कार तब हुआ जब उस कंपनी ने सिर्फ डिजाइन बनाने के बजाय खुद फैक्ट्रियां लगाकर प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया। मतलब जैसे कोई आर्किटेक्ट सिर्फ नक्शा ना बनाए बल्कि खुद ईंटें जोड़कर पूरी इमारत खड़ी कर दे। आज हम ASM टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के Q4 और FY26 के नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं। और ये जो आप इमारत खड़ी करने वाली बात कर रहे हैं ना, इसी को हमारी इंडस्ट्री में ER&D यानी इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट से आगे बढ़कर DLM यानी डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। हाँ। अगर एक आसान उदाहरण दूं तो ER&D किसी स्मार्टफोन का सॉफ्टवेयर या डिजाइन तैयार करने जैसा है, जबकि DLM का मतलब है उस फोन को असल में असेंबल करना और उसे बाजार में बेचना। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। ASM टेक्नोलॉजीज अब ये दोनों काम एक साथ कर रही हैं। और यार ये बदलाव उनके FY26 के सालाना नतीजों में साफ दिख रहा है। मतलब उनका रेवेन्यू 83% बढ़कर 529 करोड़ हो गया है। और प्रॉफिट यानी जो टैक्स के बाद की कमाई होती है PAT, वो 138% की भारी उछाल के साथ 61 करोड़ पहुंच गई है। ये बहुत ही शानदार नंबर्स हैं, है ना? लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे उनके Q4 के आंकड़ों में एक बड़ी स्ट्रक्चरल चुनौती दिख रही है। अच्छा, वो क्या? देखिए, Q4 में उनका रेवेन्यू 18% बढ़ा है। फिर भी उनकी जो कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी है ना, मतलब EBITDA मार्जिन, वो पिछले साल के 22.2% से सिकुड़कर 18.7% रह गई। हाँ, मैंने भी ये नोटिस किया। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या कंपनी ग्रोथ हासिल करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें अग्रेसिवली घटा रही है, या फिर इस गिरावट के पीछे कोई और वजह है? नहीं, ये कीमत घटाने का मामला बिल्कुल नहीं है। मैं समझाती हूँ। मार्जिन में जो ये दबाव दिख रहा है ना, वो असल में उनके भारी कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से है। ओहो, इस टाइप के और ब्रेकडाउन चाहिए हो तो लाइक कर देना, मुझे सिग्नल मिलता है। अच्छा। हाँ, कंपनी इस वक्त जानबूझकर अपने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पर चोट सह रही है ताकि वो वियतनाम और बेंगलुरु में फिजिकल फैक्ट्रियां खड़ी कर सके। ये भविष्य के बड़े ऑर्डर्स के लिए तैयारी है। तो अगर हम इन ऑर्डर्स को देखें तो साफ होता है कि ये पैसा कहाँ लग रहा है। कुल रेवेन्यू में अब DLM का हिस्सा 56.6% हो गया है और ER&D का 43.4% रह गया है। सही कहा। और एक बात ये भी है कि कुल कमाई का करीब 78.9% हिस्सा डोमेस्टिक मार्केट से आ रहा है। लेकिन फैक्ट्रियां लगाने में तो बहुत पैसा लगता है ना। मैंने बैलेंस शीट देखी तो लंबी अवधि का जो कर्ज है वो 9.8 करोड़ से सीधा 68.7 करोड़ पर पहुंच गया है। हाँ, ये कर्ज का आंकड़ा पहली नजर में थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन क्या? लेकिन अगर आप इसे कंपनी के कैश फ्लो के नजरिए से देखेंगे तो स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है। उनके जो रोजमर्रा के ऑपरेशन से आने वाला कैश फ्लो है वो लगभग 68 करोड़ है। अच्छा, तो मतलब जितना कर्ज है लगभग उतना ही कैश फ्लो है। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब है कि कंपनी कर्ज के बोझ तले दब नहीं रही है। वो इसे आसानी से चुकाने और खर्चे मैनेज करने के लिए काफी कैश जनरेट कर रही है। शायद यही कारण है कि मैनेजमेंट के बयानों में इतना कॉन्फिडेंस है। कंपनी के MD रविंद्र श्रीकांतन ने बहुत ही मजबूत ऑर्डर विजिबिलिटी की बात कही है। हाँ, उनका टोन बहुत ऑप्टिमिस्टिक था। मुझे तो लगता है उन्होंने सिर्फ कैपेसिटी नहीं बढ़ाई है बल्कि पूरे इकोसिस्टम को अपग्रेड किया है, खासकर उन 2 बड़े अधिग्रहण के जरिए। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। उन्होंने स्माइथा वायरलेस में 51% और माइलिन फाउंड्री में 20% हिस्सेदारी खरीदी है। हाँ, माइलिन फाउंड्री तो AI कंपनी है ना। हाँ, और ये सिर्फ पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिए नहीं है। इस एक्विजिशन के जरिए ASM सिर्फ हार्डवेयर नहीं बना रही है, बल्कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गहराई से जोड़ रही है। मतलब अपनी फैक्ट्रियों को स्मार्ट बना रही है। वाओ, मतलब वो एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रहे हैं। आप रेगुलरली ऐसे एनालिसिस देखना चाहते हो तो लाइक जरूर कर देना। अगर आपको लगता है ये कंटेंट और लोगों तक जाना चाहिए तो शेयर भी कर सकते हो। बैंगलोर और वियतनाम में 3 नई यूनिट शुरू हो गई हैं, जिससे अब उनके पास कुल 7 फैसिलिटीज हो गई हैं। इसके अलावा वो कर्नाटक सरकार के साथ 510 करोड़ का MOU साइन कर रहे हैं और उन्हें ECMS स्कीम के तहत 565 करोड़ का अप्रूवल भी मिला है। हाँ, और ये जो ECMS अप्रूवल है ना, इसका सीधा मतलब है कि सरकार उनके इस एक्सपेंशन को बैक कर रही है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारी सरकारी सब्सिडी देता है। तो जब आपके पास सरकारी सपोर्ट हो, AI वाली स्मार्ट फैक्ट्रियां हों और कैपेसिटी बढ़ रही हो,
तो वो मार्जिन वाला शॉर्ट टर्म दबाव एक सोची समझी रणनीति लगने लगता है। बिल्कुल। अगर मैं समराइज करूं तो ASM टेक्नोलॉजीज सिर्फ बैलेंस शीट पर ग्रो नहीं कर रही है, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़कर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के फ्यूचर की नींव रख रही है। एकदम सही। और जाते जाते एक दिलचस्प विचार छोड़ना चाहूंगा। एक तरफ कर्नाटक में सरकारी सब्सिडी लॉक करना और दूसरी तरफ वियतनाम में कैपेसिटी बढ़ाना। जियोग्राफिकल रिस्क हेजिंग। हाँ, जिस तरह से पूरी दुनिया में चाइना +1 स्ट्रैटेजी चल रही है और ASM एक साथ वियतनाम और भारत में अपना बेस मजबूत कर रही है, तो क्या ये कंपनी इस ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट की एक साइलेंट विनर बन सकती है? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है, सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इसी दिलचस्प सवाल के साथ आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट किस कंपनी का ब्रेकडाउन देखना चाहते हो, कमेंट में बताओ। आपका सजेशन नेक्स्ट वीडियो बन सकता है, कमेंट जरूर करना।